हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम देखेंगे CNCI का ऑफिशियल पेपर और इसकी ऑफिशियल आंसर की के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से 50 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे और जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट, आप कंप्लीट पेपर को ज़रूर पढ़िए। अगर आप एम्स की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ESIC की तैयारी करें, मतलब सेंट्रल लेवल की जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप फ्यूचर में CNCI की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो भी आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। दोस्तों ये जो ऑफिशियल पेपर है, हमारे पास जो क्वेश्चन बुकलेट है वो कौन सी है, सेट C की है। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करने थे, यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के कोड डालने थे, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ने थे जिन्होंने एग्जाम दिया है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी। ईच नेगेटिव मार्किंग 2 मार्क्स सेल बी डिडक्टेड फ्रॉम द योर टोटल मार्क्स। अगर आपने एक गलत आंसर मतलब किया है तो उसके 2 नंबर आपको सही जो आंसर किया है उसमें से काटे जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो अपने को नहीं पढ़ने हैं, अपने को देखने क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स। कुछ क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस पार्ट के अंदर हो चुके हैं, हम जल्दी जल्दी जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए वो सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको मिलने वाले। बाकी जब भी ज़्यादा रेशनल अगर चाहिए तो आप प्रीवियस पार्ट से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वार्निंग साइन ऑफ लंग कैंसर इंक्लूड परसिस्टेंट कफ, ब्लडी स्पुटम, डिस्निया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। अदर फॉलोइंग जो सिम्टम है वो आपको पूछा गया है। देखिए वार्निंग साइन आपको बताए गए एग्जामिनर के द्वारा। लंग्स कैंसर अगर किसी पर्सन को हो रखा है तो उसमें कौन कौन से वार्निंग साइन देखने को मिल सकते हैं। परसिस्टेंट कफ, लगातार उसमें खांसी रहेगी पेशेंट के अंदर। ब्लडी स्पुटम, जो स्पुटम है उसके साथ में ब्लड आपको देखने को मिलेगा। साथ में डिस्निया, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होगी। तो इस प्रकार से आपको एग्जामिनर ने बताया है कि ये जो 3 सिम्टम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चौथा आप बताइए, क्योंकि आप भी तो पढ़ के आ रहे हो, यहाँ पे ऑन को नर्स बनने वाले हो, तो आप मेरे को बताओ कि लंग्स कैंसर में 3 सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ तो एक आप मेरे को बता दीजिए। तो दोस्तों आपको बताना था वहाँ पे ऑप्शन में। देखिए फर्स्ट डिजीनेस, नेक्स्ट जनरलाइज्ड वीकनेस, नेक्स्ट हाइपोटेंशन, नेक्स्ट रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन डी, प्लूरल इफ्यूजन यानी रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन। ये आपको करेक्ट आंसर करना था। अगर आपने किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ हॉडकिंस लिम्फोमा विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज ऑफन इन्वॉल्व। जब आप किसी पेशेंट की हॉडकिंस लिम्फोमा हो रखा है और उसको आप जब डायग्नोस कर रहे हो तो ये आपको पूछा गया कि जो हॉडकिंस लिम्फोमा है वो मोस्टली कौन सी साइट को अफेक्ट करता है या कौन से एरिया में ये इन्वॉल्व होता है, यानी कौन से एरिया को ये अफेक्ट करता है। ऑप्शन में आपको दिया गया है फर्स्ट बैक, नेक्स्ट नेक, नेक्स्ट चेस्ट, नेक्स्ट ग्रोइन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन बी, नेक। आपको यहाँ पे क्या करना था, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज। निम्नलिखित में से वो कौन सी एक मेलिग्नेंट ट्यूमर है जो कनेक्टिव टिश्यू को बताती है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू में अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए तो उस टाइम को क्या कहा जाता है, आपको पूछा जा सकता है फ्यूचर में भी। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए फर्स्ट सार्कोमा, नेक्स्ट कार्सिनोमा, नेक्स्ट ऑस्टियोमा, नेक्स्ट ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के बारे में आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, अच्छे से बता चुका हूँ कि ग्लूकोमा होता क्या है। इसमें जो IUP बढ़ता है, यानी कि जो IUP होता है उसको मेजर कैसे किया जाता है, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको जो आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन ए, सार्कोमा। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं कनेक्टिव टिश्यू की उसे क्या कहते हैं, सार्कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड सर्जिकल इंटरवेंशन ऑफ कैंसर प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कैंसर अगर किसी पर्सन को हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए आप उसे सजेस्ट करेंगे या कौन सा सर्जिकल मैनेजमेंट उस पेशेंट के साथ में हम कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट रेडिकल प्रोस्टेक्टमी। मैंने आपको बताया था ब्रेस्ट कैंसर के अंदर रेडिकल मास्टेक्टमी CNCI के एग्जाम से पहले, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रेडिकल मास्टेक्टमी क्यों करते हैं, कि इसके अंदर जो भी वहाँ पे इन्वॉल्व हुई है मसल्स वगैरह, जो भी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुए हैं उन सबको रिमूव किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर में करना था वो क्या करना था, ऑप्शन ए ही करना था। बाकी आपको ऑप्शन में और दिया गया था ऑप्शन बी, लेटरल बाइलेटरल ऑर्चिएक्टमी। नेक्स्ट है TURP, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। नेक्स्ट है
TURBT यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। दोस्तों यहाँ पे जो कैंसर प्रोस्टेट हो रखा है तो इसमें जो सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, रेडिकल प्रोस्टेक्टमी। जिन्होंने किया है TURP उनका आंसर क्या हो गया है, गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ कैंसर हैज पोरेस्ट प्रोग्नोसिस गिवन बिलो। जो निम्नलिखित आपको टाइप्स, कुछ कैंसर के टाइप्स आपको दिखाए गए हैं, इनमें से कौन सा वो टाइप का कैंसर है जिसका पोरेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। ऑप्शन में आपको दिया गया है, फर्स्ट है ल्यूकेमिया, नेक्स्ट ब्रेस्ट कैंसर, नेक्स्ट है पेनक्रेटिक कैंसर, नेक्स्ट है लिम्फोमा। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी, पैनक्रिएटिक कैंसर। पैनक्रिएटिक कैंसर आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ बिनाइन ट्यूमर। आपको किसका फीचर पूछा गया, बिनाइन ट्यूमर का। निम्नलिखित में से बिनाइन ट्यूमर का फीचर आपको बताना था। ऑप्शन में आपको दिए गए थे, फर्स्ट इनफिल्ट्रेटिव टाइप ऑफ ग्रोथ, नेक्स्ट मेटास्टेसिस इज प्रेजेंट, नेक्स्ट कंटेंट विद इन ए कैप्सूल, नेक्स्ट ग्रोज रैपिडली। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी, कंटेंट विद इन ए कैप्सूल। अगर आपको फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आप याद कर लेना, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लेना, कंटेंट विद इन ए कैप्सूल, ये आपको करेक्ट आंसर करना था। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, ये जो PDF है वो आपको मिल पाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। आपको जाना है टेलीग्राम पे और वहाँ पे सर्च करना है नर्सिंग चैलेंजर्स। वहाँ पे ग्रुप और चैनल दोनों आपको दिखाई देंगे, दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप में डेली टेस्ट सीरीज भी होती है तो उसका फायदा आप फ्री ऑफ कॉस्ट उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द पेशेंट विथ कैंसर ऑफ रिसीविंग कीमोथेरेपी एंड डेवलप्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एक पेशेंट है जिसको कैंसर हो रखा है और वो कीमोथेरेपी ले रहा है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से चल रहा है और उस पेशेंट को क्या डेवलप हुआ है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मैंने आपको बताया था MPCHO के पेपर के अंदर, MPCHO में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है। वहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है। ओके, तो आप वहाँ से देख सकते हो। आगे देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया था, द नर्स आइडेंटिफाइज विच इंटरवेंशन एज मस्ट हाइएस्ट प्रायोरिटी इन द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर। जो नर्स वहाँ पे हैं उसने आइडेंटिफाई किया है कि पेशेंट को क्या हो गया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, किसकी वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से। तो वहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी कि जो नर्सिंग केयर है वो क्या देगी वहाँ पे नर्स उस पेशेंट को। तो ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है एम्बुलेशन 3 टाइम ए डे, नेक्स्ट मॉनिटरिंग प्लेटलेट काउंट, नेक्स्ट मॉनिटरिंग टेम्परेचर, नेक्स्ट मॉनिटरिंग फॉर पैथोलॉजिकल फैक्टर्स। कुछ का क्या, एक स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट था, उसने कहा था कि सर यहाँ पे मॉनिटरिंग टेम्परेचर यानी टेम्परेचर उसका मॉनिटर करेंगे, हम प्लेटलेट कैसे काउंट करेंगे, है ना। तो ये आपने अगर किया है तो भाई साहब आपका आंसर गलत हो चुका है। अगर आपने टेम्परेचर वहाँ पे मॉनिटर किया है तो आप अपना टेम्परेचर बढ़ा लीजिए, आपका आंसर गलत हो चुका है। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन बी, जो मैं आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर बता चुका हूँ। आपको वहाँ पे प्लेटलेट काउंट मॉनिटर करनी थी और यही आपको करेक्ट आंसर करना है। फ्यूचर में अगर पूछा जाए तो आपको ये नहीं करना है कि टेम्परेचर आप मॉनिटर करेंगे, आपको मॉनिटर टेम्परेचर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए पेशेंट विथ टर्मिनल लंग्स कैंसर द फोकस ऑफ नर्सिंग केयर इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन। एक पेशेंट है जो टर्मिनल लंग्स कैंसर से सफ़र कर रहा है, यानी कि उसके जो लंग्स कैंसर हो रखा है वो लास्ट स्टेज के अंदर है, पेशेंट कभी भी जा सकता है। अब आपको वहाँ पे पूछा गया है कि एज ए नर्स आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, नर्सिंग केयर दे रहे हैं उस पेशेंट को, तो क्या नर्सिंग मैनेजमेंट आप वहाँ पे करेंगे। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में फर्स्ट है प्रिपेयर द पेशेंट विल, नेक्स्ट प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, नेक्स्ट प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, नेक्स्ट प्रोवाइड पेन कंट्रोल। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन डी, प्रोवाइड पेन कंट्रोल। लास्ट स्टेज में है पेशेंट लंग्स कैंसर की और वहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो पेशेंट के अंदर आप एज ए नर्स क्या नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो वो आपको क्या करना था, प्रोवाइड पेन कंट्रोल। जो पेन पेशेंट को हो रहा है उस पेन को कम करना है, यही आपको नर्सिंग केयर वहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी के तौर पे आपको देनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस शर्मा वॉज एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर इज प्रिस्क्राइब्ड टिमोक्सिफेन। देखिए यहाँ पे पेशेंट का नाम तो नहीं दिया है लेकिन उसकी कास्ट बता दी गई है कि मिस शर्मा वो किसके हैं, शर्मा के हैं, और यहाँ पे उसको ब्रेस्ट कैंसर हो रखा है। उसको जो मेडिसिन दी जा रही है वो कौन सी है, टिमोक्सिफेन, जिसका ब्रांड नेम है नोल्वाडेक्स। कौन सा है, नोल्वाडेक्स। ये टैबलेट उसको दी जा रही है। अब आगे जो कहानी पूछी गई है उसका आपको आंसर देना था। इस प्रकार के जो एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस एम्स में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आगे जो कहानी दी गई है वो देखिए क्या है,
When teaching the patient about this drug, the nurse should emphasize the importance of reporting which adverse reaction immediately. वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, उस पेशेंट को टीचिंग दे रहे हैं, उस पेशेंट को बता रहे हैं, जो शर्मा आपके पास में आई है, जो टिमोक्सिफेन ले रही है, तो आप उसको बता रहे हैं कि आप जब टिमोक्सिफेन लेगी तो आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, आप उसको बता रही है। या फिर आपको वो शर्मा पूछ रही है कि अगर मैं ये टिमोक्सिफेन टेबलेट लूँगी तो इसकी वजह से मेरे ऊपर क्या होगा, अगर इसकी ज़्यादा डोज हो जाएगी तो मेरे शरीर के ऊपर क्या होगा, मेरी बॉडी के ऊपर क्या रिएक्शन होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना था, यही तो आपको बताना था कि जो एडवर्स रिएक्शन होगी इमीडिएटली वो कौन सी होगी। ऑप्शन में आपको दिया गया है हियरिंग लॉस, नेक्स्ट हेडेक, नेक्स्ट विजन प्रॉब्लम या विजन चेंजेस, नेक्स्ट एनोरेक्सिया। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी, विजन चेंजेस। हो सकता है पेशेंट को डिप्लोपिया हो जाए, यानी कि एक ही पर्सन दो दिखने लग जाए, या फिर हो सकता है उसको ब्लड विजन हो जाए। यानी कुल मिला के बात यह है कि उसमें विजन चेंजेस जरूर होंगे जब वो टिमोक्सिफेन सिट्रेट की टेबलेट खाएगी। ये आपको उस पेशेंट को पहले ही बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कापोसी सार्कोमा इज टाइप ऑफ कैंसर विच इज कॉमन इन पीपल विथ। देखिए कापोसी सार्कोमा एक प्रकार का क्या है, कैंसर है, जो मोस्टली कौन से लोगों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है या कौन से लोगों को सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करता है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट किडनी फेलियर, नेक्स्ट है लीवर सिरोसिस, नेक्स्ट है कैंगरी कैंसर, नेक्स्ट है HIV। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन डी, जो HIV के पेशेंट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कैंसर कौन सा है, कापोसी सार्कोमा। ये आपको करेक्ट आंसर करना था। मैंने जो नेक्स्ट पार्ट बनाया था पार्ट सेकंड, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस इस पेपर से और भी इंक्लूड किए गए थे, उनके रेशनल वगैरह सब कुछ इंक्लूड किए गए थे, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द बोन। देखिए आपको यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी मैलिग्नेंट ट्यूमर है किसकी, बोन की मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सी है निम्नलिखित में से। ऑप्शन में आपको दिया गया, फर्स्ट है फाइब्रोसार्कोमा, नेक्स्ट लाइपोमा, नेक्स्ट है ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, नेक्स्ट ऑस्टियोमा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन सी, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। ये क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं किसकी, बोन की। अगर आपको पूछी जाए फ्यूचर में बिनाइन ट्यूमर ऑफ द बोन, तो आपका आंसर क्या होगा फिर, ओस्टियोमा। क्या होगा, ओस्टियोमा। ध्यान रखना, याद कर लेना, मैलिग्नेंट ट्यूमर पूछे तो सार्कोमा, अगर आपको पूछे बिनाइन ट्यूमर तो आप लगा देना ओमा। यानी यहाँ पे ओस्टियोमा, बोन से पूछा गया है तो ओस्टियोमा आप बिनाइन ट्यूमर में करेंगे। अगर आपको पूछे मैलिग्नेंट ट्यूमर तो आपको आंसर में क्या करना है, ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, male patient is receiving external radiation to the neck for cancer of the larynx, the most likely side effect to be expected is। एक पेशेंट है जिसको लैरिंग्स का कैंसर हो रखा है, कौन सा कैंसर, कैंसर ऑफ द लैरिंग्स, यानी लैरिंग्स कैंसर उसको हो रखा है, उसको एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है। अब आपको पूछा गया एक्सटर्नल जो रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है वो कहाँ पे दी जा रही है, नेक वाले रीजन में। अब आपको पूछा गया कि क्या इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, कौन सा साइड इफेक्ट उस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है डिस्निया, नेक्स्ट डायरिया, नेक्स्ट सोर थ्रोट, नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन सी, सोर थ्रोट। अगर आपने आंसर किया सोर थ्रोट तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने आंसर और कोई कर दिया तो आपका आंसर गलत हो गया, साथ में 2 नंबर नेगेटिव के भी चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डायग्नोसिस फॉर प्रोस्टेट कैंसर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ग्लेसन स्कोर और PSA के बारे में मैंने आपको प्रीवियस जो CNCI की स्पेसिफिक MCQs मैंने आपको बताई थी उस टाइम मैंने आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे हम प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट DRE यानी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, नेक्स्ट PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, नेक्स्ट प्रोस्टेट बायोप्सी, नेक्स्ट ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो प्रोस्टेट कैंसर है उसको डायग्नोस करने के लिए डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, PSA भी कर सकते हैं और प्रोस्टेट बायोप्सी भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और आप यहीं पे कंफर्म कर लेना, जब भी आपको पूछे कि कैंसर कोई सा भी हो, चाहे कैंसर कहीं का भी कैंसर हो, अगर पेशेंट को कोई भी कैंसर हो रखा है तो उसमें कन्फर्मेटरी अगर डायग्नोसिस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, साथ में उसके नाम भी दिए जाएंगे। अगर मैं आपको यहीं इसी क्वेश्चन की बात करूं कि किसी पेशेंट को प्रोस्टेट कैंसर हो रखा है, उसमें कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे, मतलब कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फिर आपको आंसर करना होगा ऑप्शन सी, प्रोस्टेट बायोप्सी। यानी कि अगर आपको कहीं भी कोई सा भी कैंसर पूछे तो आपको अगर कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस पूछे तो आपको आंसर में क्या करना होगा, बायोप्सी। देखिए आगे अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रेजेंस ऑफ विच प्रोटीन इन यूरिन
विच प्रोटीन इन यूरिन इज सजेस्टिव ऑफ द डायग्नोसिस मल्टीपल माइलोमा। निम्नलिखित में जो कौन सा प्रोटीन है या फिर कौन से प्रोटीन की प्रेजेंस आप यूरिन के अंदर देखेंगे जिससे आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, मल्टीपल माइलोमा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिए गए, फर्स्ट है फाइब्रोनेक्टिन, नेक्स्ट है इलास्टिन, नेक्स्ट है बेंस जॉन्स प्रोटीन, नेक्स्ट है कोलेजेंस। देखिए दोस्तों एक चीज़ तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट आपको जरूर दे दिया गया है। वैसे आपको ये पता है कि फाइब्रोनेक्टिन भी प्रोटीन है, इलास्टिन भी प्रोटीन है, कोलेजन भी प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था कि कौन सा प्रोटीन अगर यूरिन के अंदर प्रेजेंट हो जिसे हम पता लगा सकते हैं मल्टीपल माइलोमा इस पर्सन को हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, यहाँ पे साथ में प्रोटीन्स भी लिखा है। ये छोटा सा हिंट आपको दिया गया था और ये वैसे आपको अलग भी नाम दिख रहा है ना। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था बेंस जॉन्स प्रोटीन्स। अगर ये प्रेजेंट है यूरिन के अंदर तो हम पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए पेशेंट, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट के अंदर, द पेशेंट विथ ल्यूकेमिया इज रिसीविंग बुसल्फान, मुसलमान नहीं है, बुसल्फान है यहाँ पे, है ना, बुसल्फान, जिसे माइलेरनान या इसका मतलब ये ब्रांड नेम है माइलेरन, या आगे है एंड एलोपिरिनोल जिसका ब्रांड नेम है जाइलोप्रेम। आगे आपको पूछा गया, देखिए एक पेशेंट है जिसको ल्यूकेमिया हो रखा है और उसमें जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है, वो कौन कौन सी ड्रग खा रहा है, एक तो बुसल्फान, एक खा रहा है एलोपिरिनोल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया है द नर्स टेल्स द पेशेंट दैट पर्पज ऑफ द एलोपिरिनोल इज टू प्रिवेंट। नर्स जो है उस पेशेंट को बता रही है, उस पेशेंट को बता रही है किसके बारे में, एलोपिरिनोल के बारे में। क्या बताएगी कि ये जो एलोपिरिनोल है वो किससे आपको प्रिवेंट करेगी, तो ये आपको बताना था। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखिए आपको दिया गया है, फर्स्ट है एलोपेशिया, नेक्स्ट है हाइपरयूरिशेमिया, नेक्स्ट है वोमिटिंग, नेक्स्ट है नोजिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन बी, हाइपर यूरिशेमिया, यूरिक एसिड। दोस्तों आपने सुना होगा और मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है प्रीवियस पार्ट के अंदर, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना मतलब गाउट हो जाना, और गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, एलोप्यूरिनोल। याद रखना एलोप्यूरिनोल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो यूरिक एसिड है उसके लेवल बढ़ने की वजह से उसको कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए एलोप्यूरिनोल साथ में दी जाती है ल्यूकेमिया के पेशेंट को। तो ये आपको पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स इज टीचिंग ए पेशेंट हु सस्पेक्ट्स दैट शी हैज़ ए लंप इन हर ब्रेस्ट। देखिए नर्स जो है वो बता रही है एक पेशेंट को कि आपको अगर ऐसा लगे, मतलब सस्पेक्टेड लगे कि ब्रेस्ट में आपके क्या हो रखा है, छोटा सा लंप आपको बन रखा है। तो आगे देखिए क्या पूछा गया, द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट दैट द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज कन्फर्म्ड बाय। देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है कन्फर्मेशन वाला, है ना। तो देखिए नर्स जो है वो पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, क्या बताएगी कि जिससे वो ब्रेस्ट कैंसर का कंफर्म टेस्ट करवा सके, कंफर्म पता लगवा सके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया, फर्स्ट है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, BSE, नेक्स्ट मेमोग्राफी, नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे, नेक्स्ट फाइन नीडल एस्पायरेशन। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे BSE किया होगा, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मेमोग्राफी किया होगा, लेकिन आपका आंसर क्या है, गलत है। मैंने अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले ही बताया, एक दो क्वेश्चन पहले ही बताया कि आपको बायोप्सी करेक्ट आंसर करना है। किसी भी कैंसर का आपको पूछे कि कंफर्म टेस्ट क्या होगा, तो आपको आंसर में क्या करना है, बायोप्सी। यहाँ पे कहीं बायोप्सी दिखाई दे रहा है, आप तो ढूंढने लग जाओगे कि बायोप्सी है ही नहीं, सर बता रहे बायोप्सी करना है, तो यहाँ पे आपको बायोप्सी ये करनी थी। देखिए ऑप्शन डी, फाइन निडल एस्पायरेशन। कब करते हैं ये, बायोप्सी में ही तो करते हैं। फाइन निडल एस्पायरेट करके, जो फाइन निडल आती है उससे एस्पायरेट करके बायोप्सी जो ली जाती है उससे हम कंफर्म पता लगा सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। लेकिन आप बायोप्सी वहाँ पे ढूंढ रहे थे, बायोप्सी वहाँ पे नहीं मिली, तो आपने कर दिया BSE और मेमोग्राफी। आपका आंसर क्या हो गया, गलत, साथ में 2 नंबर और ले गया। तो आपको ऐसा नहीं करना, आगे फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग से बच के ही रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन कैंसर ऑफ ओरल कैविटी इज। कॉमनली कौन सा कैंसर जो है वो ओरल कैविटी के अंदर देखने को मिल सकता है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एडिनोकार्सिनोमा, नेक्स्ट है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, नेक्स्ट है सार्कोमा, नेक्स्ट है मिलेनोमा। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना है वो करना है आपको ऑप्शन बी, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था और ये ऑलमोस्ट सभी को आता भी होगा। जिनको नहीं आता है उनको नहीं, मतलब उनको नहीं आता है जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है ऑन्कोलॉजी को। बाकी ये तो बिल्कुल इजी सवाल है। स्क्वेमस सेल जो कार्सिनोमा है वो कॉमन कैंसर होती है ओरल कैविटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ए 36-year-old मैन विथ लिम्फोमा, देखिए एक 36 साल का आदमी है जिसको लिम्फोमा हो रखा है, प्रेजेंट्स विथ साइन ऑफ इम्पेंडिंग सेप्टिक शॉक, साथ में उसको कौन से साइन सिम्टम्स हो रहे हैं, इम्पेंडिंग सेप्टिक शॉक के कब हो रहे हैं साइन शो, देखिए 9 डे आफ्टर कीमोथेरेपी, जब उसको कीमोथेरेपी दी गई उसके 9 दिन बाद में इम्पेंडिंग सेप्टिक शॉक के साइन एंड सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। आगे आपको क्या पूछा गया है, देखिए द नर्स कुड एक्सपेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट, अब आपको ये पूछा गया एज इन नर्स, आप वहाँ पे ओन को नर्स बन रही है, आपको पूछा जा सकता है कि पेशेंट को कीमोथेरेपी दी है, इसको 9 दिन बाद में इम्पेंडिंग सेप्टिक शॉक हुआ है, तो इसमें कौन कौन से साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट आपको दिया गया ऑप्शन फ्लशिंग, डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन, माइल्ड हाइपोटेंशन, नेक्स्ट लो ग्रेड फीवर, चिल्स एंड टैकीकार्डिया, नेक्स्ट एलिवेटेड टेम्परेचर, ओलिग्यूरिया एंड हाइपोटेंशन, नेक्स्ट हाई ग्रेड फीवर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज रेस्पिरेशन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी, एलिवेटेड टेम्परेचर, फीवर पेशेंट के अंदर होगा यानी जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, ओलिग्यूरिया होगा यानी कि जो यूरिन आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा, नेक्स्ट हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज मिलेगा। तो ये जो कंडीशंस है वो सेप्टिक शॉक के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जब पेशेंट को कीमोथेरेपी दी है उसके बाद में 9 दिन बाद में जो सेप्टिक शॉक हो रहा है तो उसमें ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग न्योप्लाज्म TNM सिस्टम इज यूज्ड, यहाँ पे TNM है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है पेपर में। आगे देखिए TNM स्टैंड्स फॉर, जो नियोप्लाज्म की स्टेजिंग और ग्रेडिंग होती है उसको जिस TNM सिस्टम से हम पता लगाते हैं, जिससे हम जो TNM सिस्टम से हम पता लगाते हैं कि किस प्रकार का मतलब ट्यूमर है, किस प्रकार की इसमें स्टेज है, कौन सी स्टेज है, कौन सी ग्रेडिंग है, तो हम पता लगाते हैं TNM क्लासिफिकेशन से। तो यहाँ पे TNM का पूरा नाम आपको पूछा गया है और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था और अच्छे से बताया था किस प्रकार से आपको सोल्व करना है अगर TNM का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, फर्स्ट है टाइम नियोप्लाज्म मोड ऑफ ग्रोथ, नेक्स्ट ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस, नेक्स्ट ट्यूमर नियोप्लाज्म मोड ऑफ ग्रोथ, नेक्स्ट टाइम नोड मेटास्टेसिस। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन बी, ट्यूमर नोड एंड मेटास्टेसिस। TNM का मतलब होता है ट्यूमर नोड एंड मेटास्टेसिस। बाकी ऑप्शन सारे क्या है, गलत है। अगर आपने इनमें से कोई आंसर कर दिया है तो आपका आंसर भी गलत हो गया, साथ में 2 नंबर भी खा गया है। अगर आपने आंसर किया ऑप्शन बी तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट हैज अंडरगोन एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, द एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग अपार्ट फ्रॉम, एक पेशेंट है जिसको एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं। अब आपको ये पूछा गया है एज ए नर्स आप क्या बताएंगे, अगर मान लो पेशेंट के रिलेटिव्स आपको पूछ लिया या फिर डॉक्टर ही आपको वहाँ पे पूछ ले, जो ऑन्को सर्जन है वो भी आपको पूछ सकता है कि जो पेशेंट है जिसको एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी दी है इसमें क्या साइड इफेक्ट पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिए गए देखिए, फर्स्ट हेयर लॉस, नेक्स्ट है अल्सरेशन ऑफ ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन, नेक्स्ट हेडेक। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, कॉन्स्टिपेशन। और मैं आपको ये क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट के अंदर भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मैं आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर बता चुका हूँ, लेकिन एक स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हुई है क्वेश्चन को समझने में, तो चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। स्किन रिएक्शन आर कॉमन इन रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी में कॉमन है कि स्किन रिएक्शन होगी ही होगी। आगे नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्रमोटिंग स्किन इंटीग्रिटी शुड बी प्रमोटेड अपार्ट फ्रॉम, नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी स्किन इंटीग्रिटी को प्रमोट करने को लेकर, यानी कि स्किन इंटीग्रिटी को आपको क्या करना है, प्रमोट करना है, तो आपकी क्या नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे रहेगी। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है अवॉइडिंग द यूज ऑफ ऑइंटमेंट्स, पाउडर एंड लोशन ऑफ द एरिया, नेक्स्ट यूजिंग सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक्स फॉर क्लॉथिंग, नेक्स्ट वॉशिंग द एरिया विथ ए माइल्ड सोप एंड वाटर एंड पेटिंग इट फ्राई एंड नॉट रबिंग इट, नेक्स्ट अवॉइडिंग डायरेक्टिंग सनलाइट और कोल्ड। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी, और ये मैं आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर भी बता चुका हूँ। और जिस पर्सन को यानी कि जिस स्टूडेंट को, जिस विद्यार्थी को मतलब प्रॉब्लम हुई है इस क्वेश्चन को समझने में, तो ध्यान दें आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही करना है। ये ऑफिशियल आंसर की के अंदर भी यही बताया गया है, आपने एनक्लेक्स के अंदर पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। देखिए एनक्लेक्स का ये क्वेश्चन है और एनक्लेक्स का ही ये आंसर है। वॉशिंग द एरिया विथ ए माइल्ड सोप एंड वाटर विथ पेटिंग इट फ्राई एंड नॉट रबिंग इट। देखिए आपको क्या करना है,
उस एरिया को जहाँ पे स्किन रिएक्शन हुई है उसकी स्किन इंटीग्रिटी आपको क्या करनी है, मेंटेन करनी है। तो आपको क्या करना है, वहाँ से उस एरिया को वॉश करना है, आपको उस एरिया को धोना है। किससे, माइल्ड सोप से। आपको ज़्यादा सोप वहाँ पे यूज़ नहीं करना है, आप बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा अपने हाथों पे रब कीजिए सोप को, और उस पेशेंट को थोड़ा सा बिल्कुल आप वहाँ से आप उस पेशेंट की एरिया को, जो स्किन है जहाँ से रेडिएशन थेरेपी दी गई थी, उस एरिया को आप क्या कर सकते हो, वॉश कर सकते हो। साथ में वाटर आपको लेना है और साथ में उसको फ्राई करना है। फ्राई करने का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसको तलना है ना, जो सब्जी आप बनाते हो फ्राई करके, वैसे आपको पेशेंट को कहीं फ्राई मत कर देना है ना। वहाँ पे फ्राई करने का मतलब है पेशेंट की जो स्किन है उसको नीट एंड क्लीन, यानी क्लीन साथ में उसको ड्राई भी रखना है ना, ड्राई रखना है। नॉट रबिंग इट, एक साथ में ये चीज़ भी है कि वहाँ पे जिस जगह पे रेडिएशन थेरेपी दी गई है उसको रब नहीं करना है। रब का मतलब होता है रगड़ना। जिस जगह पे एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी दी गई थी उस स्किन को वहाँ से रबिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वहाँ पे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडिएशन प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट व्हेन परफॉर्मिंग नर्सिंग प्रोसीजर। यानी जो रेडिएशन प्रोटेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप नर्सिंग प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हैं। आगे देखिए, व्हेन द नर्स इज नॉट परफॉर्मिंग एनी प्रोसीजर व्हाट डिस्टेंस शुड द मेंटेनेंस फ्रॉम द पेशेंट। अगर आप कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो नर्स वहाँ पे काम कर रही है, यानी आप जब जॉब लग जाएंगे तो आप वहाँ पे काम करेंगे, तो अगर आप कोई भी प्रोसीजर वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आपको पेशेंट से कितनी दूरी बना के रखनी है। जिस प्रकार से अभी चल रहा है कोरोना, तो आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, बार बार आप यही सुनते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। क्योंकि कोरोना क्या करता है, एक दूसरे को अफेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर भी देखिए आपको दूरी तो बनानी है लेकिन 2 गज की नहीं, कितनी बनानी है ये आपको पूछी गई है। तो देखिए ऑप्शन में है फर्स्ट 1 फीट, नेक्स्ट है 2 फीट, नेक्स्ट है 2.5 फीट, नेक्स्ट है 3 फीट। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन डी 3 फीट। मैंने आपको बताया था प्रीवियस पार्ट के अंदर DTS सिस्टम, DTS सिस्टम आप प्रीवियस पार्ट से अच्छे से इसको समझ सकते हैं क्या होता है DTS सिस्टम, और 3 फीट की ज़रूरी मतलब जो डिस्टेंस है वो क्यों रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a patient taking cyclophosphamide for a treatment of the lymphoma, the nurse is very caution while administering the medications because this drug purpose the फेटल साइड इफेक्ट ऑफ। यानी कि एक जो पेशेंट है वो कौन सा है, लिम्फोमा का पेशेंट है, लिम्फोमा उसको हो रखा है और उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कौन सी वो मेडिकेशन खा रहा है, साइक्लोफॉस्फेमाइड। अब आपको आगे क्या पूछा गया, जो नर्स वहाँ पे उसको साइक्लोफॉस्फेमाइड दे रही है वो क्या प्रिकॉशंस वहाँ पे यूज करेगी, क्या वहाँ पे कॉशंस यूज करेगी जब वो उस मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर करवा रही है, तो वहाँ पे उस पेशेंट को क्या बताएगी, यानी क्या उसके फेटल बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं इस ड्रग के जो साइक्लोफॉस्फेमाइड पेशेंट लेता है इसके बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं। अगर नर्स को पता है तो यहाँ पे बताना था कि कौन सा वो साइड इफेक्ट है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है एलोपेशिया, नेक्स्ट माइलोमा, नेक्स्ट सीनस टॉक्सिसिटी, नेक्स्ट हेमरेजिक सिस्टाइटिस। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन डी, हेमरेजिक सिस्टाइटिस, ये आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन फॉर द कीमोथेरापेटिक एजेंट विनक्रिस्टिन इज। मैं आपको पहले प्रीवियस पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट मतलब बता चुका हूं, तो वो वापस रिपीट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आप पढ़ लीजिए। जो विनक्रिस्टिन है वो कीमोथेरापेटिक एजेंट तो है ही, लेकिन आपको ये पूछा गया कौन से स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन से बिलोंग करती है, ये आपको पूछा गया। ऑप्शन में आपको दिया गया है हार्मोन मॉड्यूलेटर, नेक्स्ट है माइटोटिक इनहिबिटर, नेक्स्ट है एंटी न्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक, नेक्स्ट है एंटी मेटाबोलाइट। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन बी, माइटोटिक इनहिबिटर। जो विनक्रिस्टिन है वो कौन सी क्लास से है, कौन सी क्लासिफिकेशन से, माइटोटिक इनहिबिटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a 25-year-old patient is inquiring about the method or ways to detect cancer earlier. The nurse लिस्ट लाइक आइडेंटिफाई दिस मेथड बाय स्टेटिंग। देखिए एक 25 साल का पेशेंट है जो आपके पास आया है और वो आपको पूछ रहा है कि कौन सा वो मेथड या कौन सा वो रास्ता है, कौन सा वो रास्ता है जिससे मैं अर्लियर कैंसर को डिटेक्ट कर सकूं, ये आपको पूछ रहा है वो पेशेंट। अब ना तो मेल आपको दिया गया कि पेशेंट मेल है कि फीमेल है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन से आपको जरूर पता चल जाएगा कि पेशेंट कौन सा आपके पास आया है। आगे देखिए, द नर्स लिस्ट लाइकली आइडेंटिफाई मेथड, यानी जो नर्स है वो कौन सा मेथड यहाँ पे उस पेशेंट को बताएगी। तो ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है एनुअल चेस्ट एक्सरे,
नेक्स्ट एनुअल पैप स्मीयर फॉर सेक्सुअली एक्टिव वुमेन ओनली, नेक्स्ट एनुअल डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन फॉर पर्सन ओवर एज 40 ईयर, नेक्स्ट यहाँ पे ईयरली फिजिकल एंड ब्लड एग्जामिनेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन बी, यानी जो पेशेंट आया वो कौन है, फीमेल है। एनुअल पैप स्मीयर फॉर सेक्सुअली एक्टिव वुमेन ओनली, जो भी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स होती है उनको एनुअली पैप स्मीयर करवा लेना चाहिए, जिससे पता लग सके कि इनको सर्विक्स का कैंसर तो नहीं हुआ है। ये पता लगाने के लिए क्या करते हैं, पैप स्मीयर करते हैं। तो पेशेंट को आपको क्या बताना है, जो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन्स होती है, हो सकता है पेशेंट का यहाँ पे कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया गया है कि मेल है कि फीमेल है, जो पेशेंट है ये भी नहीं बताया गया है कि ये सेक्सुअली एक्टिव वुमन है कि नहीं है ना, लेकिन आप बता सकते हैं कि ये जो पेशेंट है वो कौन सा है, सेक्सुअली एक्टिव वुमन है, जिसको पैप स्मीयर एनुअली करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर रिकॉग्नाइज्ड ट्यूमर मार्कर एक्सेप्ट, यहाँ पे जो भी दिए गए हैं चार ऑप्शन, चार में से तीन ऑप्शन क्या है, ट्यूमर मार्कर है, सभी ट्यूमर मार्कर है, एक को छोड़कर एक्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, यानी एग्जाम से पहले मैंने आपको बताए थे ट्यूमर मार्कर्स, अगर आपने पढ़े थे तो आपने ये आंसर सही किया होगा। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है बीटा एनसीजी, नेक्स्ट है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, नेक्स्ट है अल्फा फिटोप्रोटीन, नेक्स्ट है एसिड फॉस्फेटेज। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी एसिड फॉस्फेटेज क्या है, ये ट्यूमर मार्कर नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, ये ट्यूमर मार्कर है अल्फा फिटोप्रोटीन, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, बीटा एनसीजी। जिन्होंने और कोई ऑप्शन किए हैं डी के अलावा तो उनका आंसर गलत हो गया, लेकिन जिन्होंने डी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट एमनेबल ऑफ स्क्रीनिंग इज, आपको यहाँ पे पूछा गया लिस्ट एमनेबल स्क्रीनिंग, लिस्ट एमनेबल स्क्रीनिंग कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया गया फर्स्ट ब्रेस्ट, नेक्स्ट सर्विक्स, नेक्स्ट ओरल कैविटी, नेक्स्ट लंग्स। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन डी लंग्स। लंग्स की स्क्रीनिंग कैसी होती है, लिस्ट एमनेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेक एंड हेड एंड नेक कैंसर इज लिम्फ नोड मेटास्टेसिस लिस्ट कॉमन। देखिए जो हेड एंड नेक का जो कैंसर होता है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी जो लिम्फ नोड की मेटास्टेसिस जो है लिस्ट कॉमनली देखी जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट टंग, नेक्स्ट बक्कल म्यूकोसा, नेक्स्ट हार्ड पैलेट, नेक्स्ट लोअर एल्वियोलस। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। ये क्या है, लीस्ट कॉमन लिम्फ नोड मेटास्टेसिस होती है किसमें, हेड एंड नेक कैंसर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरीज ऑफ ऑल फॉलोइंग कॉज ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स एक्सेप्ट। यहाँ पे देखिए सेकेंडरीज, ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरीज ऑस्टियोलाइटिक लीजन्स की क्या है, कॉज है, एक को छोड़कर एक कॉज नहीं है, वो कौन सा है वही तो आपको बताना है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे प्रोस्टेट, नेक्स्ट है किडनी, नेक्स्ट है ब्रोंकस, नेक्स्ट है थायराइड। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो करना था आपको ऑप्शन ए प्रोस्टेट। अगर आपने किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ बोन मेटास्टेसिस इज बाय, बोन मेटास्टेसिस के लिए जो ट्रीटमेंट यूज लिया जाता है वो कौन से आयन का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, कौन से रेडिएशन में जो आयन लिए जाते हैं यूज में वो कौन से लिए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, फर्स्ट है सेमेरियम 153, नेक्स्ट आयोडीन 131 विथ टोसिटुमोमाब, ये आपको ड्रग का नाम भी दिया गया, एंटी कैंसर ड्रग का नाम भी। नेक्स्ट है P32, नेक्स्ट है येट्रियम। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना था, ऑप्शन ए सेमेरियम 153, ये बोन मेटास्टेसिस के लिए ट्रीटमेंट के रूप में यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपरकैल्सीमिया एसोसिएटेड विथ मैलिग्नेंसी इज ऑफन मेडिकेटेड बाय या मीडिएटेड बाय। यहाँ पे देखिए जो हाइपर कैल्शियम एसोसिएटेड जो मैलिग्नेंसी होती है वो मोस्ट कॉमनली कब देखी जाती है, किसकी वजह से देखी जाती है। तो ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है PTH, नेक्स्ट PTH-RP, नेक्स्ट IL-6, नेक्स्ट कैल्सिटोनिन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, PTH-RP, PTH-RP पैराथायरॉयड हार्मोन। PTH का मतलब तो आप तो जानते हो कि पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, लेकिन RP क्या है, ये अभी जो प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ लिया जाता है वो कौन सा है, PTH-RP। RP का मतलब है रिलेटेड प्रोटीन, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन इसका पूरा नाम होता है। तो पूरा नाम भी आपको पूछा जा सकता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट विथ ल्यूकेमिया ऑन कीमोथेरेपी डेवलप्स एक्यूट लोअर एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विथ एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड ल्यूकोपेनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लिनिकल डायग्नोसिस। एक पेशेंट है ल्यूकेमिया का जो कीमोथेरेपी ले रहा है,
क्या ले रहा है, कीमोथेरेपी ले रहा है। साथ में उसको क्या डेवलप हुआ है, एक्यूट लोअर एब्डोमेन पेन, लोअर एब्डोमेन पेन, साथ में एसोसिएटेड विथ एनीमिया, साथ में एनीमिया भी उसके अंदर डायग्नोस हो रहा है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ल्यूकोपेनिया जैसी कंडीशंस भी उस पेशेंट के अंदर डायग्नोस हो रही है। तो अब ये पूछा गया है कि ये कौन सी कंडीशन का क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, कौन सी कंडीशन में ये देखने को मिलता है, कौन सी वो डिजीज कंडीशन है, ये आपको पूछा गया था। तो ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है अपेंडिसाइटिस, नेक्स्ट है ल्यूकेमिक कोलाइटिस, नेक्स्ट है परफोरेशन पेरिटोनाइटिस, नेक्स्ट है न्यूट्रोपेनिक कोलाइटिस। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, न्यूट्रोपेनिक कोलाइटिस। अगर आपने आंसर किया तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ड्रग यूज्ड फॉर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आज फिर बता रहा हूँ, जो ड्रग्स यूज ली जाती है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर वो कौन सी होती है, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होती है। कौन सी होती है, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होती है। तो आपको उस ड्रग का नाम पूछा गया कि वो कौन सी ड्रग है। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट टिमोक्सिफेन, नेक्स्ट क्लोमिफेन सिट्रेट, नेक्स्ट एस्ट्रोजन, नेक्स्ट एड्रियामाइसिन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों को तो क्वेश्चन का ही नहीं पता, तो वो तो एस्ट्रोजन करके आ गए होंगे, बहुत सारे लोग एस्ट्रोजन करके आ गए होंगे। यहाँ पे एस्ट्रोजन डिपेंडेंट बोल दिया तो एस्ट्रोजन करके आ गई, उनका आंसर गलत हो गया। जिन्होंने एस्ट्रोजन कर दिया उनका आंसर गलत हो गया, जिन्होंने क्लोमिफेन सिट्रेट कर दिया उनका आंसर भी गलत हो गया। लेकिन जिन्होंने आंसर किया टिमोक्सिफेन सिट्रेट, यानी यहाँ पे टिमोक्सिफेन ही दिया गया है सिर्फ, लेकिन जिन्होंने आंसर किया ना टिमोक्सिफेन सिट्रेट, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन ए यहाँ पे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर रिमूव्ड इन रेडिकल मास्टेक्टमी एक्सेप्ट। ये मैं आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर अच्छे से बता चुका हूँ कि रेडिकल मास्टेक्टमी के अंदर क्या करते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया सभी पार्ट जो है वो रिमूव किए जाते हैं रेडिकल मास्टेक्टमी के अंदर, एक को छोड़कर। अगर आपने क्वेश्चन सही पढ़ा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन अगर आप सही पढ़ते हैं तो ही आपके आंसर सही होते हैं। यहाँ पे एक को छोड़कर सभी रेडिकल मास्टेक्टमी के अंदर रिमूव किए जाते हैं। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट पेक्टोरलिस मेजर, नेक्स्ट पेक्टोरलिस माइनर, नेक्स्ट एक्सिलरी लिम्फ नोड, नेक्स्ट सुप्रा क्लेविकुलर नोड। दोस्तों ये जो दो ऑप्शन आप दिए गए हैं ये क्या है, मसल्स है जो ब्रेस्ट के आसपास ही होती है, यानी सराउंडिंग में पाई जाती है, या ब्रेस्ट जो जहाँ पर होते हैं वहाँ पे ये मसल्स प्रेजेंट होती है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी। जो पार्ट रेडिकल मास्टेक्टमी के अंदर रिमूव नहीं किया जाता वो कौन सा है, सुप्राक्लेविकुलर नोड। बाकी एक्सिलरी लिम्फ नोड भी करते हैं रिमूव, और जो ये जो दोनों मसल्स है ये भी रिमूव की जाती है रेडिकल मास्टेक्टमी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्ट्रोजन रिसेप्टर स्टडीज इन कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज डन ऑन। देखिए जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर है उनकी स्टडी करते हैं हम किसके अंदर, अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो उसके अंदर एस्ट्रोजन रिसेप्टर की स्टडी करके हम पता लगाते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इस पर्सन को हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर की हम स्टडी करते हैं वो किस में देखते हैं, यानी कौन सा वो सॉल्यूशन है या कौन सा वो, यूँ समझ लीजिए अपनी बॉडी का फ्लूइड है जिससे हम पता लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, फर्स्ट है ब्लड, नेक्स्ट है ट्यूमर टिश्यू, सॉरी यूरिन, नेक्स्ट है ट्यूमर टिश्यू, नेक्स्ट ओवरी। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन बी यूरिन। यूरिन के अंदर एस्ट्रोजन रिसेप्टर अगर प्रेजेंट है तो आप डायग्नोस करके पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, कार्सिनोमा ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल थायरॉइडेक्टमी इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट। थायरॉइडेक्टमी के सारे क्या है, जो कॉम्प्लिकेशन है वो होते हैं, लेकिन एक नहीं होता है। जो ऑप्शन आपको दिए गए उनमें से एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बाकी सारे क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन में फर्स्ट है हॉर्सनेस, नेक्स्ट है एयर ऑब्स्ट्रक्शन, नेक्स्ट है हेमरेज, नेक्स्ट है हाइपर कैल्सीमिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी हाइपर कैल्सीमिया थायरॉइडेक्टमी का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस बिल्कुल होता है कॉम्प्लिकेशन, एयर ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, और हेमरेज ये तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो थायरॉइडेक्टमी के अंदर होते हैं, लेकिन हाइपरकैल्सीमिया नहीं होता है। ये आपको करेक्ट आंसर में करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in the post operative room after the thyroid surgery patient developed breathlessness and the wound was seen bulging with blood stain, what would be the first thing to do। देखिए पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव रूम के अंदर आ चुका है, कब, उसकी जब जो थायराइड सर्जरी है वो हो चुकी है, थायराइड सर्जरी होने के बाद वो पोस्ट ऑपरेटिव रूम के अंदर आ चुका है। अब पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको, ब्रीथलेसनेस, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ में जहाँ पर वुंड बना है, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे बल्जिंग, यानी कि थोड़ा सा
ऊपर उभार आपको देखने को मिल रहा है, वो स्किन के ऊपर आपको उभार दिखाई दे रहा है, यानी कि ब्लड स्टेन, और आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे ब्लड फील हो चुका है, यानी कि छोटा सा आपको उभार दिखाई दे रहा है, उसके अंदर ब्लड फील आपको मतलब फील हो रहा है कि इस प्रकार से यहाँ पे ब्लड जो है वो फील हो चुका है। इसी प्रकार से आपको वो बल्जिंग दिखाई दे रही है और साथ में ब्रीथलेसनेस उस पेशेंट के अंदर हो रहा है। तो आप वहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन को नर्स बन रहे हैं तो आप पेशेंट की केयर वहाँ पे कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन में यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन यहाँ पे है फर्स्ट ट्रेक्योस्टोमी, नेक्स्ट है क्रिकोथायरॉइडिक्टमी, नेक्स्ट है लेरिंजोस्कोपी एंड इंट्यूबेशन, नेक्स्ट रिमूव द स्टिच एंड टेक द पेशेंट टू ओटी। देखिए आप वहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपका काम क्या होगा, वहाँ पे आपको वहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करना है, यानी रिमूव द स्टिचेज एंड टेक द पेशेंट टू ओटी। जो स्टिचेज लगे हुए हैं जहाँ पे थायराइड सर्जरी हुई थी और वहाँ पे जो स्टिचेज लगे हुए हैं उनको रिमूव करना है और पेशेंट को कहाँ पे लेके जाना है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर कोलिसिस्टेक्टमी देयर वाज 50 ml बाइल आउटपुट फ्रॉम द ड्रेन ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे, मैनेजमेंट इज। कोलिसिस्टेक्टमी करने के बाद में जो बाइल आउटपुट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 50 ml, 50 ml ड्रेन हो रहा है बाइल का आउटपुट। तो वहाँ पे फर्स्ट जो पोस्ट ऑपरेटिव डे है, यानी पहला पोस्ट ऑपरेटिव का दिन है, पोस्ट ऑपरेशन यानी ऑपरेशन के बाद जो पहला दिन है उस दिन 50 ml बाइल आउटपुट हो रहा है कोलिसिस्टेक्टमी के बाद में। तो आप सबसे पहले क्या मैनेजमेंट करेंगे, यानी उस पेशेंट के साथ क्या मैनेजमेंट आप करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है इनेबिलिटी स्टेंट, नेक्स्ट इमीडिएट एक्सप्लोरेशन, नेक्स्ट टी ट्यूब ड्रेनेज, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एम्स की एग्जाम के लिए। ये मैं नहीं कहता कि 21 में पूछा जाएगा, 22 में भी पूछा जा सकता है, 23 में पूछा जा सकता है, 21 में भी पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पे एम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कोलिसिस्टेक्टमी होने के बाद कोलिसिस्टेक्टमी होने के एक दिन बाद पेशेंट के अंदर जो 50 ml जो बाइल आउटपुट हो रहा है, जो ड्रेन हो रहा है, उससे आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। ये क्या है, बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मैन्यूवर इज डन टू टेम्परली स्टॉप इन एडवर्टेंट ब्लीडिंग ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी। देखिए यहाँ पे फिर से कोलिसिस्टेक्टमी से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एम्स के लिए। यानी कौन सा वो मैन्यूवर है जो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे जब ब्लीडिंग हो रही है, कब, ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी के दौरान में। कोलिसिस्टेक्टमी के दौरान जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए आप कौन सा मैन्यूवर टेम्परली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन में फर्स्ट पेटी, नेक्स्ट है पिंगल, नेक्स्ट कोचर, नेक्स्ट बिलरोथ। आपने पढ़े होंगे दोस्तों, अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। जो सर्जिकल इंसिजन लगाए जाते हैं एब्डोमेन के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे कैसे लगाया जाता है। ये मीडियोलेटरल होता है, ये कोचर होता है, जो भी मैं आपको अलग अलग मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे कौन सा लगाया जाता है ना। वहाँ से अगर आपने ये इमेज देखी है और आपने पढ़ी है तो आपका आंसर बिल्कुल ही यहाँ पे सही होगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, कोचर। जो कोचर यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है ऑप्शन सी, ये आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। कोचर मैन्यूअर यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग एनास्टोमोसिस आर डन इन विपल प्रोसीजर एक्सेप्ट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो एनास्टोमोसिस की जाती है किसके अंदर, विपल प्रोसीजर के अंदर, वो सभी में की जाती है एक को छोड़कर, एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिए गए, फर्स्ट है हेपेटिकोजेजुनेस्टोमी, नेक्स्ट पैनक्रिएटोगैस्ट्रेक्टमी, नेक्स्ट गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, नेक्स्ट जेजुनोजेजुनोस्टोमी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए वो बिल्कुल सही है। जो विपल प्रोसीजर है उसके अंदर जो एनास्टोमोसिस की जाती है, हिपेटिकोजेजुनोस्टोमी भी की जाती है, पैनक्रिएटिकोगैस्ट्रेक्टमी भी की जाती है, और ये इसका दूसरा नाम होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर भी बताया था, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी भी की जाती है। लेकिन क्या नहीं किया जाता है, जेजुनोस्टोमी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग जॉइंटिस इन ए मिडल एज्ड एल्डरली मैन इज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट लाइकली कॉज, क्या कारण हो सकता है फ्लक्चुएटिंग जॉइंटिस इन मिडल एज या फिर एल्डरली मैन। जो एल्डरली मैन होते हैं या फिर मिडल एज जो पर्सन होते हैं उनके अंदर फ्लक्चुएटिंग जॉइंटिस होने का कारण आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन में आपको दिए गए हैं, फर्स्ट है
पेरी एम्पुलरी कैंसर, नेक्स्ट है लीवर फ्लूके इन्फेस्टेशन, नेक्स्ट है कोलिडोकल सिस्ट, नेक्स्ट कार्सिनोमा हेड ऑफ पैनक्रियाज। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन ए, पेरी एम्पुलरी कैंसर। पेरी एम्पुलरी कैंसर आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर जीआईटी या फिर अपर जीआई ब्लीडिंग। जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है अपर जीआई ब्लीडिंग का, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का, तो वो कौन सा होता है ये आपको पूछा गया था। और यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था। आंसर से पहले देखिए ऑप्शन, फर्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर, नेक्स्ट है इसोफेजियल वेरिसेज, नेक्स्ट गैस्ट्राइटिस, नेक्स्ट कार्सिनोमा स्टोमक। जिन्होंने आंसर किया ऑप्शन ए गैस्ट्रिक अल्सर, उनका आंसर बिल्कुल सही है। मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है अपर जीआई ब्लीडिंग का वो क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर। अगर यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया जाता पेप्टिक अल्सर तो आपको क्या आंसर में करना होता पेप्टिक अल्सर, लेकिन आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही मिलेगा, या तो गैस्ट्रिक अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A 60-year-old man suffering from a left colon cancer presented with acute left colonic obstruction with the treatment is। देखिए यहाँ पे 60 साल का एक आदमी है जिसको क्या हो रखा है, कोलोन का कैंसर हो रखा है, साथ में एक्यूट लेफ्ट कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रखा है। तो क्या ट्रीटमेंट आप उस पेशेंट को दे सकते हैं? ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट प्राइमरी रिसेक्शन एंड हार्टमान प्रोसीजर, नेक्स्ट है डी फंक्शनिंग कोलोस्टोमी, नेक्स्ट राइट हेमिकोलेक्टमी, नेक्स्ट है रिसेक्शन एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन फर्स्ट प्राइमरी रिसेक्शन एंड जो हार्टमान प्रोसीजर है वो यहाँ पे इस पेशेंट के साथ में यूज करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। यानी इसका अगर ट्रीटमेंट आप कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो, या तो आप प्राइमरी रिसेक्शन करेंगे या फिर हार्टमान प्रोसीजर आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीजी इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ये मैं आपको बता चुका हूँ वैसे, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। जो बीसीजी होती है, जो बीसीजी वैक्सीन है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज ली जाती है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट है कार्सिनोमा कैंसर, नेक्स्ट है कार्सिनोमा कोलोन, नेक्स्ट कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, नेक्स्ट ऑल ऑफ दी अबव। ऑलमोस्ट ने आंसर कर दिया होगा डायरेक्ट ऑल ऑफ दी अबव, सॉरी ऑल ऑफ दी अबव आपने आंसर कर दिया होगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस पार्ट के अंदर। जो बीसीजी यूज ली जाती है वो कौन से कैंसर को ठीक करने के लिए ली जाती है यूज, कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कैंसर हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए बीसीजी यूज में ली जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, फ्यूचर में कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट रेडिएशन सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर इज। आपको पूछा गया कौन सी टेस्टिकुलर ट्यूमर है जो मोस्ट रेडिएशन सेंसिटिव होती है? ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट सेमिनोमा, नेक्स्ट टेरेटोमा, नेक्स्ट इंटरस्टिशियल सेल ट्यूमर, नेक्स्ट नॉन ऑफ द अबव। जो आपको तीनों ऑप्शन दिए गए ना, ये सारे तीनों ऑप्शंस किसके हैं, टेस्टिकुलर ट्यूमर के। लेकिन यहाँ पे आपको पूछी गई है मोस्ट रेडिएशन सेंसिटिव ट्यूमर कौन सी है, टेस्टिकल की या फिर टेस्टिस की। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन ए सेमिनोमा, ये आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन साइट टू पुट ए चेस्ट ड्रेन इन केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। मोस्ट कॉमन साइट आपको पूछी गई है चेस्ट ड्रेन रखने के लिए, यानी कि चेस्ट ड्रेन करने के लिए इन केस प्लूरल इफ्यूजन। किसी पर्सन को प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है और उसमें क्या कर रहे हैं आप, चेस्ट ड्रेन कर रहे हैं। जो चेस्ट ड्रेन है वो आप कर रहे हैं, प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, फ्लूइड को बाहर निकालना है। तो अब आपको पूछा गया जो फ्लूइड आप बाहर निकाल रहे हैं उसके लिए एक मोस्ट कॉमन साइट आप कौन सी चूज करेंगे, कौन सी साइट से आप बाहर निकालेंगे? तो ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट आपको दिया गया है सेकेंड आई यानी इंटरकोस्टल स्पेस, ICS जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, नेक्स्ट सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, नेक्स्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन, नेक्स्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट लेटरल टू वर्टिब्रल कॉलमन। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था दोस्तों वो करना था आपको ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। जो सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ से चेस्ट ड्रेन करते हैं और ये कहाँ पे होता है, मिड एक्सिलरी लाइन के थ्रू। जो मिड एक्सिलरी लाइन होती है वहाँ से जो सेवंथ इंटरकोस्टल स्पेस होता है वहाँ से चेस्ट ड्रेन किया जाता है प्लूरल इफ्यूजन के अंदर। ये क्या है, मोस्ट कॉमन साइट है, ये याद कर लेना, एम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वायरस कोजिंग हेड एंड नेक कैंसर। देखिए यहाँ पे वायरस जो कोज करता है क्या, हेड और नेक का कैंसर। मैंने आपको ये भी बताया था वहाँ पे। देखिए ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है EBV, नेक्स्ट है HSV, नेक्स्ट है HPV, नेक्स्ट है HBV। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, EBV आपको करेक्ट आंसर करना है। एब्स्टेन बार वायरस जो कॉज करता है हेड एंड नेक कैंसर। वैसे तो HPV भी करता है, लेकिन HPV उतना कोज नहीं करता जितना EBV जो एब्स्टेन बार वायरस है वो करता है। इसलिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो आपको करना था EBV, यानी ऑप्शन ए आपको करेक्ट आंसर करना था। जिन्होंने HIV कर दिया है उनका आंसर गलत हो गया है, जिन्होंने EBV किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल दीज आर फीडिंग ट्यूब्स एक्सेप्ट। सभी यहाँ पे जो दी गई है वो सभी क्या है, फीडिंग ट्यूब्स है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है फ्रेका ट्यूब, नेक्स्ट राइस ट्यूब, नेक्स्ट पेग ट्यूब, नेक्स्ट है टी ट्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, आपको ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। जो टी ट्यूब है वो ड्रेन करने के लिए यूज ली जाती है, बल्कि जो तीन आपको ट्यूब दिखाई गई है, PEG ट्यूब, राइस ट्यूब एंड फ्रेका ट्यूब, ये तीनों ही ट्यूब किस में यूज ली जाती है, फीडिंग में यूज ली जाती है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की इस पार्ट का, और क्वेश्चन क्या है, ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ इसोफेजियल सर्जरीज एक्सेप्ट। सभी जो टाइप है वो किसके हैं, इसोफेजियल सर्जरी के टाइप है, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है ईवर लेविज। वैसे ये क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इस प्रकार के 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुनेंगे, क्योंकि इतने ऑपरेशन आपने किए नहीं है जितने ऑपरेशन ये जो CNCA के एग्जामिनर हैं वो आपसे करवा चुके हैं ना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में फर्स्ट है लीवर लेविस, आइवर लेविस, नेक्स्ट है मैककियोन्स, नेक्स्ट है ट्रांसहाइटल, नेक्स्ट है साइटो रिडक्टिव। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, आपको ऑप्शन डी साइटो रिडक्टिव ऑपरेशन यहाँ पे इसोफेजियल सर्जरी का नहीं है। बाकी जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं आइवर लेविस, मैककियोन्स एंड ट्रांसहाइटल, ये सभी क्या है, ये इसोफेजियल सर्जरीज होती है, लेकिन कौन सी नहीं है, ऑप्शन डी ये सर्जरी नहीं है। ये एक्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, AFP अल्फा फिटोप्रोटीन इज राइज्ड इन। ये मैं आपको ट्यूमर मार्कर के अंदर मैंने आपको बताया था कौन सी कैंसर को डिटेक्ट करते हैं, AFP से। अल्फा फिटोप्रोटीन अगर बढ़ा हुआ है तो आपको पता लग जाएगा कि इस पर्सन को कौन सा कैंसर हो रखा है। लेकिन वो पता कब लगेगा, जब आप पढ़ोगे, जब आप पढ़ रखे हो तभी आपको पता लग पाएगा। आपने कभी पढ़ा ही नहीं है ज़िंदगी में कि अल्फा फिटोप्रोटीन होता क्या है, ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, तो आपको कैसे पता चल पाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था कि अगर AFP बढ़ा हुआ है तो आप कौन से कैंसर को डिटेक्ट करेंगे, यानी कौन से कैंसर का ये बताएगा कि इस कैंसर के अंदर AFP बढ़ जाता है। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट है कार्सिनोमा, या फिर कैंसर प्रोस्टेट, नेक्स्ट है HCC, नेक्स्ट है कैंसर लंग्स, नेक्स्ट है कैंसर कोलोन। तो दोस्तों ये जो अल्फा फिटोप्रोटीन है वो कौन सी कैंसर में बढ़ता है, वो बढ़ता है ऑप्शन सेकंड। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। क्या है HCC, शायद ये आपके समझ में नहीं आया होगा कि HCC होता क्या है, ये शायद आपके समझ में नहीं आया होगा। तो दोस्तों ये जो HCC है इसका मतलब होता है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। क्या होता है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी कि लीवर का कैंसर हुआ है, लीवर का कैंसर हुआ है तो अल्फा फिटोप्रोटीन जो है वो बढ़ जाएगा। लीवर से सिंथेसिस होता है अल्फा फिटोप्रोटीन, अगर लीवर में कैंसर हो गया तो अल्फा फिटोप्रोटीन बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको फिर से 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।